Welcome to Unacademy. Let's crack it, crack UPSC GS with India, largest learning platform. My name is Sohail Turgi. I hope you all are doing fine. Today we are with a new current affair news, that is the index of democracy. As we will aware about that, now we are facing some kind of like issues with the democracy. ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. मुझे याद है अभी भी आपको और कुछ बच्चों का डाउट भी था, तो मैं क्लियर कर देता हूँ. एक बड़े अच्छे बच्चे ने इस बार एक डाउट भेजा था एंड इंशाल्लाह आई विल टेक दैट, और शायद वो वीडियो देखेंगे भी. उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर जर्मनी के ऊपर ना एक वीडियो बनना चाहिए और रिगार्डिंग जो अभी ओलंपिक्स के ऊपर बैन हुआ है उसके ऊपर, सो होपफुली नेक्स्ट डे मैं वो क्लास लेके आऊँगा. आज इस टॉपिक के साथ मैं जुड़ा हूँ. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है. इस टॉपिक को डिफाइन करने में मुझे ये लगता है कि वर्ड्स कम हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए. मैं बात कर रहा हूँ डेमोक्रेसी की, हिंदी में कहें तो लोकतंत्र. मुझे अभी याद आता है एक फुकुयामा, जिन्होंने 1919 में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा था. फिर 2003 में मेंस में भी क्वेश्चन एक आया था. ये फुकुयामा की मैं बात कर रहा हूं और फिर स्मिथ की एक बात कर रहा हूं. दो हमारे पास थेरीज हैं. एक है एंड ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और दूसरा है एंड ऑफ हिस्ट्री. ये जो एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब था, उनके मुताबिक फुकुयामा कहते हैं कि दुनिया में अगर आपको कोई बेस्ट चीज मिली, अब इसके बाद नहीं मिलेगी. तो उनसे किसी ने पूछा था क्या, तो बोला कि देखिए आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाइए तो आपको किंग भी मिल गए, तो अपने किंग के अंडर में भी देख लिया क्या हाल हुआ. फिर आपका एक समय आया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आया. आपको याद होगा फ्रांस के अंदर, जहां पे किंग हेड होता था लेकिन उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन भी होता था. फिर एक समय आया कि लोग डिक्टेटरशिप के अंडर रहे, यानी एक आदमी और बाकी सारे गुलाम, जैसे हिटलर वगैरह का नाम आ गया. और फाइनली एंड ऑफ हिस्ट्री का यह हुआ कि आपके पास डेमोक्रेसी आई. अब इसके बाद आपके पास कुछ नहीं आएगा, यह फाइनल है. इसके बाद लोगों के पास कुछ नहीं है. प्लीज रेफर कर लीजिएगा बुक. अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में भी अगर ये पढ़ेंगे तो वो इसी चीज को स्मिथ जो है वो इलॉबरेटिव प्रैक्टिस में बताने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या मीनिंग बनता है. कभी कभी बेसिकली जब मैं आज की बात करता हूं तो हम डेमोक्रेसी को बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में समझते हैं. डेमोक्रेसी फॉर वी पीपल एज ए इंडियन, वी बिलीव दैट इट इज जस्ट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस. और कभी कभी तो मैं बच्चों से जब पूछता हूं तो दे मोस्टली कॉल सर अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी अब्राहम लिंकन. वो उनका एक मुझे अभी वो कोट याद आ जाता है, डेफिनेशन जो बच्चे याद रखते हैं कि सर ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इस तरीके की डेफिनेशन. बेटा इससे कहीं आगे बढ़ चुके हैं. ये 21 सेंचुरी की डेमोक्रेसी आप पढ़ रहे हैं. सो अब जो आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वह शुरू करने से पहले भी थोड़ा सा आपको ले चलूंगा कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और वहां पे उनकी मुलाकात हुई वाइस प्रेसिडेंट जो इस समय अमेरिका की हैं, कमला हैरिस से उनकी बात होती. एंड सडनली हम लोगों को एक रिपोर्ट मिली कि उन्होंने यह बताया था कि देयर इज अ थ्रेट टू द डेमोक्रेसी. खतरा है डेमोक्रेसी को. किससे खतरा है? तो इन सेकंड साइड जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो बोला थ्रेट है डेमोक्रेसी को. और थ्रेट इसलिए है क्योंकि लोग अब डेमोक्रेसी से अपना विश्वास उठ रहा है. लोगों को डेमोक्रेसी से विश्वास उठ रहा है. तो फिर अगर विश्वास उठ रहा है तो फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है? क्योंकि डेमोक्रेसी के बिना आपको क्या दिखता है? तो वहां पे कुछ ब्लैंक सा है, कुछ नहीं दिखता है. क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास आपस में खुद में ही अपने आप को दोहराता है. तो दोहराएगा भी तो क्या दोहराएगा? तो फिर करंट अफेयर में न्यूज आई कि आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि सर ये तो अथॉरिटेरियन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, कि डेमोक्रेसी भी अब कुछ लोगों के हाथ के नीचे आ गई है, और छतरी जो है वो डेमोक्रेसी की, और नीचे सारे लोग वही काम कर रहे हैं. वो डिक्टेटर वाला काम चल रहा है. कोई किंग बना बैठा है, कोई पूछ नहीं रहा है. फ्रीडम ऑफ स्पीच की हालत खराब है. जब देशों की हालत देखते हैं, बर्मा जिसको आप लोग अभी रिसेंट नाम में हम लोग म्यांमार कहते हैं, रिसेंटली वहां पे कू हो जाता है, आर्मी खुद ही सब कुछ करती है. श्रीलंका के अंदर इश्यूज हो जाते हैं, क्लैशेस. पैलेस्टीन के अंदर, वर्ल्ड में सब कुछ तो डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चलता है. यानी कंट्रीज डेमोक्रेसी के अंदर तो आ गई, लेकिन डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश नहीं कर पाई. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट कह रही है. आज हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. एक रिपोर्ट हमारे पास आई 2021 में और बड़ा दुख हुआ सुन के. इस रिपोर्ट के थ्रू ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है, और जो कि बहुत बड़ा एक थ्रेट है हमारे लिए.
ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड के लिए खतरा है। क्योंकि डेमोक्रेसी के बाद मुझे फिर से याद आता है, फुकुयामा कहता है कि क्या है आपके पास, तो फिर वही आता है कि क्या है आपके पास, फिर है डिक्टेटरशिप। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर यह कहा जाता है कि लोगों को अभी तक जस्टिस नहीं मिलता है। वैसे जैसे राजा एक लाइन में रखता था और जैसे एक डिक्टेटर लाइन में रखता था कि कल आना परसों आना, कहीं वही तो नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन नाम डेमोक्रेसी है, काम वही है। आइए चलिए इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी द ग्रेट हॉल यूपीएससी 2022 एंड 2023 ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है मेरे भाई, लिख लो। और इस बार अगर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी बना तो भी एग्जाम्पल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर तो आपको हजारों टॉपिक इसी से रिलेटेड ही करने हैं और ये रिपोर्ट शो करती है कि सही नहीं हुआ। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक यूपीएससी जीएस विद इंडिया, लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप जुड़ सकते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के साथ बाय यूजिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस सब्सक्रिप्शन। यू विल गेट अ पर्सनल गाइड, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लान। अपार्ट फ्रॉम दैट, you can use here my code Suhail10 to get a 10% of discount, and this is the best time to join with Unacademy. And those who want to take a subscription for optional, they have to pay only 24,750. And you can join us on the Great Hall UPSC CSE to get an update regarding my classes and as well as those who are taking live classes here. और यहाँ पे हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में जुड़ते हैं। आप भी ऑफलाइन आ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई ऐसा सवाल है कि वो यहाँ पे क्लियर हो। अब ये मैं जब डेमोक्रेसी की बात करता हूं ना बेटा, तो ये ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, क्लीन इलेक्शन चाहिए, लोकल डेमोक्रेसी चाहिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए, सिविल सोसाइटी की पार्टिसिपेशन चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए, जस्टिस चाहिए, सिविल लिबर्टी चाहिए, सोशल इक्वालिटी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब जुड़ जाए ना बेटा तो डेमोक्रेसी बनती है। अब इसमें वही खाली बात नहीं आएगी ना कि सर बोलने का हक चाहिए, सब जब ये सारी चीजें, वही कहते हैं, फुकुयामा कहते हैं कि जब ये सारी चीजें मिलेंगी, ये मिक्सचर है, तब आप कहेंगे डेमोक्रेसी। लेकिन इस रिपोर्ट के थ्रू तो ऐसा दिखा नहीं। अब इस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट ये कहती है कि अथॉरिटी बढ़ गई है, इंक्रीजिंग द अथॉरिटेरियन कंसेप्ट, दैट सिंपली मीन्स कहीं ना कहीं पावर एक इंसान के हाथ में चला गया। फॉर द 5th कंसेक्टिव ईयर, 5 साल लगातार, द नंबर ऑफ कंट्रीज मूविंग टू अथॉरिटेरियन कंसेप्ट, 5 साल से हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हैं कि पावर किसी एक के अंदे के हाथ में जा रहा है। अब आप कहां डायरेक्शन लेके जा रहे हो ये पता नहीं है। और ये कंसेक्टिव 5 ईयर हो गए, हम लोगों को बड़ा खतरा है बेटा, ये समझने की जरूरत है। मेंस का सवाल बनेगा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि 5 ईयर आप कंटिन्यूसली ये दिखा रहे हैं कि आपके यहां पे डेमोक्रेसी जो है वो नीचे की ओर आ रही है। ये देखिए, और इस रिपोर्ट में ये दिया गया है कि हम अथॉरिटेरियन कंसेप्ट में आ रहे हैं। डायरेक्शन एक्सीड द नंबर ऑफ द कंट्री मूविंग इन द डेमोक्रेटिक डायरेक्शंस, एंड इन फैक्ट द नंबर ऑफ मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अथॉरिटेरियन कंसेप्ट इज द 3 टाइम द नंबर ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। यानी लोग प्रेफर कर रहे हैं इस कंसेप्ट में जाना रेदर देन गोइंग फॉर द डेमोक्रेसी। एंड वी बिलीव दैट कि देखिए, आपको समझना पड़ेगा, डेमोक्रेसी से अगर लोगों का मन भर गया तो फिर कहां जाएंगे? क्या फिर सवाल वही बनता है। अब सवाल यूपीएससी मेंस अगर डाल दे आप लोगों को, क्या इशू रहता है, लोगों को क्या ऐसा लगा कि डेमोक्रेसी में नहीं है जो फिर से। लेकिन बड़ी अच्छी न्यूज़, रिपब्लिक आपको बारबाडोस के बारे में भी पता चला, रिसेंटली एक कंट्री जो है वो फ्री भी हुई। डेमोक्रेसी अभी भी हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि आपको जो फ्रीडम यहां पे मिलेगी वो किसी और टाइप की गवर्नमेंट में नहीं मिल सकती। लेकिन इशू क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला इशू तो ये बना कि इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। सर, कोविड-19 ने बहुत बुरी तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर तरीके से इंपैक्ट पड़ा इसका। और इसका इंपैक्ट डेमोक्रेसी पे इसलिए पड़ता है कि द पेंडेमिक हैज प्रोलॉन्ग, बहुत टाइम तक चला, द एग्जिस्टिंग नेगेटिव ट्रेंड इनटू ए 5-year स्ट्राइक, द लॉन्गेस्ट सच पीरियड सिंस द स्टार्ट ऑफ द 3rd वेव ऑफ द डेमोक्राइजेशन इन द 1917, जब से हमने किया है। तो क्या कोविड-19 इसका एक कारण बन गया? तो मुझे लगता है कि शायद ऑफकोर्स बनेगा, क्योंकि पावर कुछ लोगों के हाथ में आने लगा। डेमोक्रेटिक कंट्रीज जहां पे अभी रूल कर रही हैं,
कहीं ना कहीं वो भी अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स यूज कर रही है। मैंने रिपोर्ट कह रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक जहां पे आपको डेमोक्रेसी दिख रही है ना, वहां पे भी लोग इसी चीज का तो यूज कर रहे हैं। अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स यूज की जा रही है। जैसे इन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जहां पे हम इलेक्शन से किसी गवर्नमेंट को चुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, इंक्लूडिंग द एस्टैब्लिश द डेमोक्रेसी आर इंक्रीजिंग एडॉप्टिंग द अथॉरिटी, और वो फिर बाद में क्या करते हैं, वो अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स यूज करना शुरू कर देते हैं। क्या आपको अपने देश में ऐसा लग रहा है? ये सवाल बनते हैं। दिस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हैज ऑफन एंजॉय बाय सिग्निफिकेंट पॉपुलर स्पोर्ट्स। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ स्पोर्टर्स होते हैं जो डेमोक्रेसी को अपने हाथ में लेते हैं। पावर का गलत इस्तेमाल करना, नाम डेमोक्रेसी है, काम कुछ और है। तो वही ये कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी का नाम है, लेकिन असल में काम जो है वो अथॉरिटेटिव कॉन्सेप्ट चल रहा है। कुछ लोग हैं, 4-5 लोगों के ऊपर सारा कुछ चल रहा है, नाम दे दिया गया है डेमोक्रेसी, लेकिन छतरी रख दी गई है, पीछे अंदर जो काम हो रहा है वो कुछ ही लोग चला रहे हैं, बाकी सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये फिर वही हिटलर वाली कहानी हो गई। और 5 साल कंटिन्यूअसली अगर ये शो कर रहा है तो फिर तो ये खतरा ही है बेटा। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बैकस्लाइडिंग अगर आप देखेंगे, ये बैकस्लाइडिंग में आपको क्या दिखता है कि जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है इज डीपनिंग इन द नॉन डेमोक्रेटिक हाइब्रिड एंड अथॉरिटेरियन रीजन्स। दिस डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हैज ऑफन एंजॉय सिग्निफिकेंट पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को जिनको फायदा हो रहा है वो तो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर हो, क्योंकि वो पावर अपना कैसे शो कर पाएंगे। वही वाला राजा वाला कंसेप्ट है। Some of the most worrying example of the backsliding are found in some of the world largest country like Brazil and India. रिपोर्ट के अंदर है, मेरा नहीं, रिपोर्ट है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग तो डेमोक्रेसी के लिए जाने जाते हैं, और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में आ जाए तो फिर इसके लिए हमें सीरियस स्टेप उठाने पड़ेंगे। कौन है वो जो डेमोक्रेसी को इस तरीके से यूज कर रहे हैं? वोटिंग में चोरी हो, यह भी गलत है। मैंने अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना तो फिर उस रिप्रेजेंटेटिव को रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, मेरी डिमांड्स को पूरा करना है उसे। यहां पे कोई सुपीरियर और इंफीरियर कंसेप्ट नहीं है। जो राइट मुझे दिए गए वही आपको है। प्रॉब्लम मुझे भी है, आपको भी है, तो दोनों का समाधान एक ही समय होगा। ऐसा नहीं है कि आपका पहले है मेरा बाद में नंबर आएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी फिर रहेगी नहीं। अगर आप फिर किसी के सपोर्टर हैं तो आपको जल्दी उसका रिस्पॉन्सिबल, ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? हम तो ये मानते हैं कि जो फैसिलिटीज एक कॉमन इंसान को मिलती है वही वीआईपी को मिलती है। लाल बत्ती जलेगी तो गाड़ी आपकी भी रुकेगी, गाड़ी वीआईपी बंदे की भी रुकेगी, गाड़ी सब कॉमन इंसान की भी रुकेगी, तो हम कहते हैं कि भाई ये। लेकिन वही बात है कि क्या आपको लगता है फुकुयामा के कंसेप्ट के बाद एंड ऑफ हिस्ट्री फिर वो कहते हैं कि नहीं सो डेमोक्रेसी तो अभी है, लेकिन सपोर्टर्स अगर आप बैक स्लाइडिंग देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीछे और कुछ भी चल रहा है। और ये जितना जितना बढ़ता जाएगा लोगों का विश्वास उठ जाएगा, और लोगों का अगर विश्वास उठ गया ना डेमोक्रेसी से, तो फिर वही बात है कि कुछ लोग आएंगे और रूल करके चले जाएंगे। फिर दूसरी कंट्री, हमने तो बहुत मुश्किल से ये डायनेस्टी रूल खत्म किया था। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ब्राजील का भी यही हाल है, और इंडिया का भी, और भी कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। हमने इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि डिप्लीटिंग द इलेक्ट्रो इंटीग्रिटी, इलेक्शन में कुछ गड़बड़ है क्या? अब ये एक विषय भी बन जाता है कि देखिए कि इलेक्ट्रो इंटीग्रिटी, हमें इलेक्शन जोड़ता भी है ना। हमें इलेक्शन कैसे जोड़ देगा? जैसे इलेक्शन होता है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं वोटिंग करने के लिए, तो हम एक ही लाइन में सब लोग अपना वोट देने के लिए, तो ये यूनिटी है। और इस यूनिटी के थ्रू हम लोगों को एक हक दिया गया कि हम एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो ये इक्वालिटी शो करता है कि सब एक लाइन में खड़े। लेकिन उसके बाद एक दिक्कत जो होती है वो ये है कि क्या ये जो इलेक्ट्रो इंटीग्रिटी इज इंक्रीजिंग बीइंग ए क्वेश्चन ऑफन विदाउट एविडेंसेस इवन इन द एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी। द फॉर्मर यूएन प्रेसिडेंट कहता है कि मैं हारा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का आपने सुना होगा, जब रिसेंटली उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूं कि मेरी हार हुई है। 4 दिन तक वो वेट करता रहा कि उसका मानना यह था कि जो वोटिंग है उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। फिर लड़ाई भी हुई। आपने ये भी सुना होगा कि जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स तोड़ना शुरू कर दी कि डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं सकता। अब यह सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या ये एक अटैक नहीं है डेमोक्रेसी पे? जब आप डेमोक्रेसी के अंदर होते हैं, रिजल्ट अगर आता है वो किसी के साथ भी आ सकता है, हार जीत,
क्योंकि हम मेजोरिटिज्म को देखते हैं ना। तो अगर ये एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते तो ये तो गलत है। और सवाल ये उठा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक रीति रिवाज है, आपको पता होगा कि जब भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक प्रेसिडेंट जाता है और नया प्रेसिडेंट आता है तो दोनों प्रेसिडेंट अपने सामने बैठते हैं और वो उसको ग्रीटिंग देता है कि आपसे तुम्हारे हाथ में ये सब कुछ है, मैं जा रहा हूं। ऐसा नहीं हुआ, वो जो बाइडेन एक साइड से घुसे और डोनाल्ड ट्रंप दूसरे साइड से जहाज पकड़ के निकल गए। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दुनिया में सबसे सुप्रीम माना जाता है और उनका मानना यह है कि अगर कंट्री को किसी ने डेमोक्रेसी दी थी तो वो हम ही है। रिसेंटली कमला हैरिस भी एक बड़ा उन्होंने यूज किया, वहां पे ये बात भी हुई कि डेमोक्रेसी को थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? तो फिर मुझे फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दिखते हैं, उन्होंने एलिगेशन लगाए ड्यूरिंग द 2020 यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शंस have ever the spillover effects including in Brazil, Mexico, म्यांमार भी अभी इसी चक्कर में पड़ा हुआ है, वहां तो सीधा ही खत्म ही कर दिया। और भी कंट्रीज ऐड करते जाइए तो आपको पता चलेगा कि इलेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन खड़ा हो गया है। अभी हमारे यहां पे भी स्टेट में कुछ इलेक्शंस हुए जहां पे पार्टीज वर्सेस पार्टी ये कह रही है कि हम नहीं हारे, फिर से चेकिंग हो, कोई कह रहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाऊंगा। तो एक इंपैक्ट मेरे पे भी पड़ता है कि क्या सच में जो हम लोग वोट देते हैं वो रियलिटी में वैसा ही रहता है, या फिर एक मिनिस्टर जब ये कहता है कि मुझे इस इलेक्शन पे भरोसा ही नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी का मोरल जो होता है वो नीचे गिर जाता है और हम जैसे लोग जो कॉमन लोग होते हैं उनका विश्वास डेमोक्रेसी से उठना शुरू होता है। तो इसको बड़ा एथेंटिक होना पड़ेगा। क्लियर कट में बात यही है कि क्या डेमोक्रेसी डे बाय डे उसका जो इफेक्ट है, इंपैक्ट लोगों पे कम हो रहा है क्या, ये जरा समझने। दूसरा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रो असिस्टेंट, जिसको हम आइडिया भी बोल सकते हैं लेकिन आईडीईए बेटर है, इन इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड, फाउंडेड इन 1995 में यह कहा गया था कि हम लोगों का काम ही ये रहेगा कि इस डेमोक्रेसी को स्टेबल करना है। अब ये 1995 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे मिलेगा? स्टॉकहोम हैज 33 मेंबर्स करेंटली, लेकिन क्या ये वो काम कर पाए या नहीं कर पाए, ये भी एक सवाल बन गया। 3 मेन इंपैक्ट एरियाज, इलेक्ट्रो प्रोसेस को देखना कि क्या इलेक्शन सही तरीके से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है। 1995 में बनाया गया, क्या इनका इंपैक्ट है? आई डोंट नो कि प्री का क्वेश्चन अगर यहां से निकल जाए तो आप क्या देंगे। हम ऐसा क्या करें कि डेमोक्रेसी परफेक्ट हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि अगर हमने जल्द से जल्द स्टेप नहीं उठाए, मतलब जल्दी से स्टेप नहीं उठाए, तो क्या एक आम इंसान कोई और तरह की डिमांड करेगा कि हम लोगों को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा जो पीजेंट एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें डेमोक्रेसी में क्या होता है वो जरा मैं आपको बताता हूं कि प्राइम मिनिस्टर सामने आते हैं और कहते हैं कि हम शायद समझने में असमर्थ रहे, प्रॉपरली वी वर नॉट एबल टू नो अंडरस्टैंड द इश्यूज ऑफ द पीजेंट्स, एंड एट द सेम टाइम उन्होंने एक और चीज भी कही कि मे बी हम लोग फेल हो गए, वी फेल टू, कि हम लोग बता पाते कि पीजेंट्स को कि ये उनके लिए कितना बेनिफिट था। सो ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑन बेसिस ऑफ ए डेमोक्रेसी एक बड़े सुलझे हुए तरीके से मसले को हल किया गया। अब ये होता है डेमोक्रेसी में। अगर अब ये राजतंत्र होता, राजा होता तो कौन सुनता, फिर तो आपको पता ही है क्या होता है। मुझे अभी याद आता है रशिया का एक टाइम था जब जार निकोलस सेकंड वहां रूल करते थे तो बोलने का हक नहीं हुआ करता। रॉबर्टस्पियर का याद करिएगा आप लोग, लुइस 16 फ्रांस में जब रूल किया करते थे, हिटलर, एक ऑस्ट्रिया के अंदर एक बड़े एक वाइस चांसलर हुआ करते थे जिनका नाम मेटरनिक था, उनके सामने तो कोई बोल भी नहीं पाता था। फिर मुगल टाइम में तो आपको पता ही है बहुत सारे हैं। सो टू कर्ब द राइजिंग अथॉरिटेरियज्म, सबसे पहले हमें ये अथॉरिटी का जो कंसेप्ट है ना, इसको खत्म करना अगर हमें डेमोक्रेसी को आगे ले जाना है। एंड रिवर्स दिस कोर्स, वापस हमें उसी डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इंटरनेशनल आइडिया कॉल्स फॉर ए ग्लोबल अलायंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ डेमोक्रेसी को और एडवांस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो बना है वही चल रहा है। थ्रू ए 3 पॉइंट एजेंडा, कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपकी डेमोक्रेसी वेल सेटल्ड प्रॉपरली हो, सस्टेनेबल टाइप की हो, एंड डिलीवर द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन क्लोज कॉन्सेशन विद द सिविल सोसाइटी। हमें बात करनी पड़ेगी, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है क्या। बेसिकली डेमोक्रेसी सिर्फ एक वोट का काम नहीं है।
आपने वोट दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वोट के बाद शुरू होती है कि क्या आपने जिसे चुना है वो आपके काम कर रहा है या कर रही है, जो भी है उससे पूछताछ होनी चाहिए। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि देश के लिए कर सकते हो, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर क्रिटिसिज्म करना आपको आपके संविधान ने हक भी दिया है। इन क्लोज विद सिविल सोसाइटी मस्ट टेक द लीड इन रेक्टिफाइंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कहां कहां पे प्रॉब्लम्स हैं, हम लोगों को गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इस डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाना होगा। एंड दीज कॉन्ट्रैक्ट शुड बी द रिजल्ट ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी डेलिब्रेशन दैट शेड लाइट ऑन द गैप बिटवीन व्हाट पीपल रिक्वायर। सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी में यह पता चलता है कि मेरी नीड क्या है और वही पूरी की जाए। अब मुझे चाहिए ब्रिज, वो चाहिए था मुझे 2020 में और बन रहा, फॉर एग्जाम्पल इट वॉज माई नीड दैट कि एक ब्रिज बन जाए गांव के बीच में 2020 में, और अचानक से क्या होता है कि वो 2021 में बनाया जाता है जब उसकी नीड खत्म हो चुकी है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड जो हमारी हो वो पूरी हो जाए, वो डेमोक्रेसी चाहिए। व्हाट पीपल रिक्वायर टू मीट देयर एस्पिरेशन, मेरी आज क्या जरूरत है वो पूरी करनी है डेमोक्रेसी के थ्रू। एंड व्हाट गवर्नमेंट कैन करेंटली प्रोवाइड, और गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि हमें गवर्नमेंट को अखाड़े में खड़ा करना है कि नहीं भाई आज ही देना, टाइम देना पड़ेगा आपको, लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो 5 ईयर प्लान उन्होंने दिया है और जो वादे उन्होंने किए वो उनको डिलीवर करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जब इलेक्शन का एंड टाइम होगा तो वो प्रोवाइड करेंगे, नहीं, ये आप लोग कर सकते हैं और आप इस डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना सकते हैं। जब तक हम लोग अवेयर नहीं होंगे डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ेगी। रीबिल्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन लाइक पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा क्योंकि यही वो हैं जो सारा काम करवाते भी हैं। मीडिया को एक काम करना पड़ेगा, मैं मीडिया के ऊपर पहले भी बता चुका हूं। देखिए मीडिया यानी कि चौथा स्तंभ कहा जाता है डेमोक्रेसी का, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर मीडिया इन चीजों को उजागर करे तो रीच बहुत ज्यादा है, लेकिन वही है कि क्या मीडिया हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शुड रिफॉर्म द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन प्रोसेस, रिलेशनशिप एंड बिहेवियर सो दैट दे आर बेटर एबल टू कोप अप विद दिस चैलेंज ऑफ 20th सेंचुरी। अब एक और चीज भी आपको देखने को मिला होगा, व्यवहार में चेंज आ गई है, यानी कि आप मिनिस्टर से नहीं मिल सकते, बात भी नहीं करते, डर लगता है कि ऐसा लगता है कि तो वो ना हो, एक गैप वो जो क्रिएट कर दिया गया, क्योंकि मिनिस्टर को आप चुनते हैं। हाँ प्रोटोकॉल है, एक सही तरीका है कि आपको एक प्रोटोकॉल के थ्रू मिलना पड़ता है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपको पहचान ही नहीं रहा है, वोट के समय तो पहचान लिया। तो इस चीज को उजागर करने की जरूरत है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड द सिविल सोसाइटी मीडिया मस्ट प्रिवेंट राइजिंग अथॉरिटिज्म, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है उसको कंट्रोल करें। इन डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को खत्म करना है। इन्वेस्टिंग इन डेमोक्रेटिक एजुकेशन एट ऑल लेवल, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी। एंड फाइटिंग ऑफ डिस इंफॉर्मेशन, झूठी जानकारी, गलत चीजें, एंड बिल्डिंग अ डेमोक्रेटिक कल्चर हमें लाना पड़ेगा। और हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि हम डेमोक्रेसी के थ्रू ही आगे बढ़ सकते हैं, देयर इज नो अदर वे, आप अगर कोई ढूंढ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, इट वाज ग्रेट प्लेजर। इस रिपोर्ट से तो यही पता चलता है कि वी नीड टू वर्क टुगेदर to make our country more sustainable, and our goal is to complete this sustainable development in India. It's 2030 and we are celebrating the आज़ादी महाउत्सव, और हमारा ये भी मानना है कि till 100 years तक हम लोग सारा कुछ अचीव भी कर लेंगे। We need to work together, either they are the tribal or maybe the women। हम चाहते हैं कि women empowerment होनी चाहिए, at the same time we want that there should be a tribal empowerment as well, senior citizen, scheduled caste, scheduled tribe, and the people who belong from the rural areas. So it only works when you have a strong foundation of the democracy. Well, I believe that country like India, where there is a number of cultures and the religion, there is only one way to create to be in the unity. That will be only possible when there is a sustainable democracy. While democracy provide you a well kind of constitution in which every religion, either a person belongs to Muslim or maybe Hindu, so एक right है कि वो अपना अपना धर्म पाल सकते हैं। Like I believe that if India wants to grow and wants to become a developed, so the democracy has to be worked according to this some sustainable way and according to some platform which was initiated in 1995. Apart from that, we must understand the another important thing, that there is no any other. Yes, of course,
इन डेमोक्रेसी वी नीड टू रिफॉर्म, सम टाइम वी नीड टू गो फॉर द रिफॉर्म। ऐसा नहीं है कि ये फुल फ्लेजेड है, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं तो डेमोक्रेसी को भी रिफॉर्म होना पड़ेगा। एंड आई होप दैट जो सपना आपने और हमने सब मिल के देखा है कि 2030 तक भारत एक विशाल देश के तरह उभर के आएगा, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझ पाएंगे, जब मीडिया अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाएगा। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हम सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली और कल्चरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आइए एक देश बनाते हैं जिसमें यूनिटी हो और जिस देश में नफरतें कम हो। यह तभी पॉसिबल है जब आप एक लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप अपने आंसर राइटिंग में ज़्यादा क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे लिंक में भी दे सकते हैं और आप क्लास में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस। सूनर और लेटर यू ऑल आर गोइंग टू बी IAS ऑफिसर। और कोई भी जानकारी लेनी हो तो यू कैन डाउनलोड द ऐप ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। वहाँ पे मेरी क्लासेस मिलेंगे सुहेल तुर्की के नाम से। एंड आई एम टेकिंग अ क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड द हिस्ट्री। सो बाकी जितनी भी हेल्प होगी, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मेरी ऑफलाइन की क्लासेस भी रहती हैं, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।